जय श्री श्याम सभी को। हम ये एक पारिवारिक क्लास है ये। रामनवमी की सबको शुभकामनाएं। तो हाँ उसी के उपलक्ष्य में मैंने इसको शुरू किया। हाँ, आज का दिन कितना जबरदस्त साल का शुरू का जो सबसे पहला त्योहार ही मान लीजिए, सबसे पहला त्योहार है साल के शुरू का हमारे। और पूरी की पूरी जो एस्ट्रोलॉजी है सब इन्हीं बातों पे ही बेस्ड है, और मैं इन बातों पे बहुत यकीन करता हूँ। और सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। और भगवान राम हम सबके मनों में समाए, दोबारा से प्रकट हों, और रोज एक नया अवतार लेकर हमारे मन में पधारें, और हमारे जितने पुराने पाप कर्म हैं उनको घटाने में हमारी मदद करें, और हम सबके जो नए कृत्य होंगे उनमें हमारे को मार्गदर्शन करने में हमारी मदद करें। और मैं बस ये चाहूंगा कि हम सभी एक पुण्य के काम पे आगे बढ़ें, मिलजुल कर बढ़ें, एक दूसरे से मेल जोल करके बढ़ें। जिस तरह से राम जी ने पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करके एक बुराई के अगेंस्ट काम किया, हम लोगों में भी इतनी शक्ति आए कि हम लोग भी अपने घर में सभी लोगों को एक दूसरे के साथ में जोड़ पाए, और किसी भी बुराई के अगेंस्ट खड़े होने की हम सब में क्षमता भी आए और समझ भी आए। इसी के साथ ही हम अपना कोर्स शुरू करते हैं, और भृगुनंदी नाड़ी का है, और इसमें मैं वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ। ये वेबसाइट है, इसमें ये डेमो का वीडियो लगा रखा था। इसमें देखो ऊपर ना होम, ट्रेनिंग कोर्सेज और रिकमेंडेड बुक लिखी हुई है, तीसरा कॉलम कॉन्टैक्ट से पहले। तो इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिकमेंडेड बुक्स आ गई। तो आप लोगों को कोई भी बुक जैसे चाहिए, जैसे मैंने अभी लाल किताब की डाल रखी है, इसमें मैं अभी भृगु नाड़ी की भी डाल दूंगा। ये सारी बुक्स आ गई। द वेरी फर्स्ट बुक, अब ये जैसे कि हमारी जसप्रीत जी हैं। जसप्रीत जी, आपने कौन सी बुक ली थी? ये पहली वाली ली थी जसप्रीत जी? जी सर, ये नहीं डायरी भी है और ये वाली भी ली है। लाल किताब वाली फर्स्ट वाली जो बुक है ये ना, जो दोनों बुक बुक। है, हाँ जी, हाँ जी। जो पहला बुक है वो ये इन्होंने 1952 वाली। ये एक्चुअली में क्या है कि 3-4 एडिशन इसके आए थे। ये लास्ट वाला 1952 वाला है जो लेटेस्ट है। और सभी जो पंडित जी ने लिखी थी, पंडित रूपचंद जोशी जी ने, वो ये वाली किताब लिखी थी। ठीक है, इसी में ही हम वो ये किताब नहीं लिखी थी, वो उर्दू में लिखी थी, लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया है। इसको ट्रांसलेट करने वाले कौन है? पंडित वेणी माधव। ये पंडित वेणी माधव वाली बुक है ना आपके पास में जसप्रीत जी? आप चेक कर लो, जी सर, यही है, यही है ना? अब है। इसी तो में मतलब भाई यही है। अब इसी में ये वाली बुक है, अल्टीमेट लाल किताब। यहाँ पे कॉस्ट दिखा रहा है 5800 रुपए। जब आप नई सड़क पे जाकर लोगे तो यही किताब आपको 7500 में मिलेगी। मैं खुद मैं खुद पैदल पे जाकर मैं देख कर आया हूँ, लेकर नहीं आया ये वाली ये किताब। बोलिए। कंफ्यूजन है कि ये जो बुक है जो मैंने ली है और जो ये बुक है जो 5800 इसका कंटेंट दोनों सेम है। अब नाउ, अब यहीं पे बात आ गई। आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो एक ओरिजिनल लाल किताब ऑनलाइन से डाउनलोड कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। नहीं तो मैं ग्रुप में एक लिंक डाल दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, जो हमारा एक ग्रुप है तो उसके अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। तो आपको क्या मिल जाएगा उसमें? प्रॉपर जो लाल किताब लिखी गई थी उसकी स्कैन कॉपी या टाइप कॉपी आपको मिल जाएगी हिंदी में। वो उसमें कोई एडिटिंग नहीं है, जो उर्दू को बस हिंदी में लिख दिया गया, उर्दू को सिर्फ हिंदी में लिख दिया गया। जैसे कि हम एसएमएस में लिख देते हैं हेलो हाय कैसे हो, लेकिन लिख इंग्लिश में रहे हैं, वर्ड इंग्लिश के हैं, लेकिन जो लिखा जा रहा है वो हिंदी का ही है। ट्रांसलेट कर दी है। इन अ वे ट्रांसलेशन इज समथिंग एल्स। ट्रांसलेशन इज काइंड ऑफ, हमने सिर्फ उसका मीनिंग चेंज करना। हेलो हाउ आर यू, आपने सीता गाना गाती है, सीता सिंग सॉन्ग, तो ये सीता सिंग सॉन्ग ये इंग्लिश की लैंग्वेज हो गई, ये अंग्रेज समझ सकते हैं। बट इंग्लिश में लिखा है सीता गाना गाती है, ये अंग्रेज नहीं समझ सकते, वो पढ़ जरूर लेंगे लेकिन इसका मतलब नहीं समझेंगे। आइए हम लोग समझ लेंगे। तो ये उर्दू की हिंदी में बस ट्रांसलेशन नहीं है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड उसको लिख दिया गया कि क्या लिखा हुआ है, बस। अब वो आप उसको मतलब खुद ही निकाल लो। ये आपको पीडीएफ मिल जाती है फ्री में, वही उसी की कटिंग आपको यहाँ पे भी इन किताबों में मिल जाएगी। ये क्या है, इन लोगों ने, अलग अलग राइटर लोगों ने उन्हीं चीजों को ही अपने हिसाब से मतलब निकालने की कोशिश की। तो उन्होंने हिंदी उर्दू में जो कुछ लिखा था
उर्दू में, कई जगह पे फारसी है, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश भी की है। तो ये जितनी भी बुक्स आपको लाल किताब की मिलेंगी, ये सब के सब ट्रांसलेशनल बुक्स हैं। ये जो है ना, ये आपके पास में ये 1730 की ये वाली जी, किताब, ये 5800 की है, ये वाली किताब भी ऐसी है, ये 300 रुपए की है। तो ये सभी किताबें क्या है, उन्हीं किताबों का ही ट्रांसलेशन है, तो दैट कि आम आदमी, आम औरत इन बातों को समझ पाए। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर है। जी सर। ठीक है। ये लाल डायरी क्या है, लाल डायरी इज सॉर्ट ऑफ आपके पास में क्या कहेंगे इसका, उपाय की किताब। इसमें लाल किताब में इस लाल डायरी में लाल किताब के उपाय दिए हुए। ये लाल किताब ब्रिजमोहन सेखरी साहब की है। ये एक किताब 700 रुपए की है, इसके 2 वर्जन आते हैं, तो ये 1600 रुपए की तकरीबन पड़ती है। मैं इसको 700 750 रुपए की लेकर आया था, दुकान से जाकर खरीद के लेकर आया था। ठीक है। और इस किताब में डायरेक्ट हाशिए वाशिए बड़े आराम से, जैसे ही आप जसप्रीत जी आप जो ढूंढ रहे थे ना कि वो जगह कहाँ पर है जहाँ पे सबके हाशिए लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, वो इस जी, वाली किताब में बिल्कुल साक्षात लिखा हुआ है। ये वाली किताब इज मोरलेस काइंड ऑफ रियल बुक है, बहुत ही क्लोज। ये रियल किताब के बहुत ज्यादा पास है। तो इसमें हाशिए आपको ढूंढने पड़ेंगे। ये वाली जो किताब आपको दिख रही है, इसमें सब चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन असली मजा इसी को आएगा, पहले 1 महीना कुछ समझ में नहीं आने वाला, धीरे धीरे जब समझ में आएगा तो इसके बाद में कोई और किताब नहीं मजा आएगा। ये जो मैंने छोटी वाली ये वाली मंगाई ना, उपाय वाली, हाँ। ये इसका मजा आया ना, तो पढ़ ली थी। फिर हिंदी अभी आई थी, बस फिर मैं घंटे लगा के मैंने पढ़ ली। हाँ, अभी आप पढ़ लो इसको, कोई वो बड़ी बात लंबी चौड़ी चीज नहीं है। लेकिन जिस समय आपको ये ऊपर वाली किताब समझ आनी शुरू हो जाएगी ना, नहीं यार, यही तो मैंने मैं 2-3 बार नहीं, कोशिश टेंशन किया मत लो, करने को। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है। सिस्टमेटिकली पहले पेज से मत पढ़ो। अच्छा, आप पहले पेज से पढ़ रहे हो, आप 100 पेज बाद शुरू करो, देखो उसके बाद में, फिर उसके बाद में जब उल्टा सीधा चलोगे तब आपको समझ में आएगी किताब। आपने बताया था एक बार कि उसका सब उल्टा-सीधा है। लाल किताब चलिए, ऑर्गेनाइज मैंने में लिखी ही नहीं गई थी। नहीं, नहीं, आपने बताया। अच्छा, वास्तु और लाल किताब, ये वास्तु की हो गई। ये किताब मैं लेकर आया था, मेरे पिताजी ले गए मेरे पास में, उसके बाद में वो आगे पीछे कर गए, मैं इसे दोबारा पढ़ नहीं पाया। तो इस किताब के बारे में मेरे को उन्होंने बताया बहुत अच्छा है, पर मैंने खुद नहीं पढ़ा, इस किताब को लेकर अभी नहीं बता सकता। अब भृगु नंदी नाड़ी के लिए जैसे महर्षि पराशर की किताब है ये, ऐसे ही मैं भृगु नाड़ी की भी कुछ बुक्स इसमें मैं अपलोड कर दूंगा जो आपके ये काम वाली आएंगी। भी है मेरे पास, और मैंने आज तक इसको खोल के पढ़ा नहीं। मैंने इसके अभी मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब मैं भृगु नाड़ी के बारे में बातें करूंगा, तो हम शुरू करते हैं भृगु नाड़ी के लिए। भृगु नाड़ी क्या है, भृगु नाड़ी के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। वैष्णवी जी आप बताइए कि क्या जानती है भृगु नाड़ी के बारे में, अगर आप बात करने में कंफर्टेबल हो तो। वैष्णवी जी तो बात ही नहीं कर रही। चलिए शुरू करते हैं। तो लैग आ रहा है क्या मेरी बात करने में, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ लैग, नहीं, नहीं, एकदम राइट सर। है ना। शुरू करते हैं। तो हमारा जो पोस्ट है वो भृगु नाड़ी को लेकर है। तो भृगु नंदी नाड़ी में हम लोगों के पास में जो भृगु नंदी नाड़ी है, इस बुक में आपको इस पद्धति में है क्या, पहले तो आप ये टर्म कहीं और नहीं सुनोगे। नंदी, नंदी महाराज हमारे शिव जी के वाहक है ना। तो ये अकेले यहीं पर इनके किसी किताब के अंदर इनका वर्णन है और कहीं नहीं है। भृगु ऋषि हुए थे, इन्होंने नाड़ी ज्योतिष, अब ये नाड़ी ज्योतिष क्या होती है, अलग साउथ इंडिया के, बल्कि ये बात कहना ही ठीक नहीं है, नॉर्थ इंडिया के जितने भी पुराने पुराने स्कॉलर्स, पुराने ऋषि मुनि जो थे, जो कहाँ पे चले गए थे, नॉर्थ इंडियन के जो स्कॉलर्स थे, जो साउथ जाकर बस गए, जो साउथ में जाकर बस गए, उन्होंने साउथ में जाकर वैदिक का प्रचार किया। आ गया। अब उन्होंने वहां जाकर बहुत सारी अपनी अपनी क्या क्या टेक्निक थी वो सीखी समझी। तो साउथ इंडिया में जाकर उन्होंने इस नाड़ी ज्ञान को लेकर और बढ़ाया। इसमें हमारे पास में विष्णु नाड़ी, विष्णु नाड़ी, भृगु नाड़ी,
आदि नाड़ी, ऐसे बहुत सारी तरह तरह की नाड़ी ज्योतिष इसके बारे में प्रचलित किया गया। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया, ठीक है। तो उनकी एग्जप्शन लिखी गई। अब आप मार्केट में देखोगे कि एक सुना होगा 5,000 रुपए 6,000 रुपए लगते हैं, आपकी अंगूठा देखकर तार पत्र पे आपकी पूरी जन्म कहानी निकाल लेते हैं। कितने लोगों ने सुना है वो बताएं। सुना है? क्या आपने कभी जाके उनकी वो किया है? नहीं, मैंने आज से कम से कम 5-6 साल पहले सुना कि 5,000 रुपए जो चार्ज करते हैं हाँ हाँ, और जैसे श्रद्धा वोट के प्रेस से वो सारा निकालते हैं और वो ऐसा प्रतिशत मैचिंग वो बिल्कुल झूठ है, सब गलत है, मनगढ़ंत कहानियां। होता क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। हो क्या रहा है वहां पर, उन्होंने तकरीबन 100 ताड़पत्र 1000 ताड़पत्र इकट्ठे कर रखे हैं। आगे अब आप गए, आपने अपने अंगूठे का निशान दिया, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अपने अंगूठे का निशान लेते हैं। आ गया? अब वो आपसे बहुत ही तेज तेज फास्ट फास्ट फॉरवर्ड करके आपसे कुछ 50-100 सवाल पूछेंगे कि आपका नाम सा से शुरू होता है, आपका नाम माँ से शुरू होता है, आपके पिता का नाम यहाँ से शुरू होता है, आपका पिता का नाम माँ से शुरू होता है। उन्होंने 4 लाइनें बोली, आपने हाँ किया है ना किया, क्योंकि वो बड़े फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। अच्छी बात। तो आपने क्या किया, आपने फटाफट से जवाब देते चले गए। वो क्या करते हैं, 50 क्वेश्चंस आपको दे देंगे। 50 क्वेश्चन दिए, आपका रिस्पॉन्स यस या नो होगा। आप मोस्टली आप क्या करोगे, नो पे रिस्पॉन्स करते हो। फिर आपके साथ में वो क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन दे दिया, फिर दोबारा दिया, फिर ये चीज रिपीट है, आपने फिर नो कहा, तीसरा किया, फिर आपने नो कहा, चौथा किया, आपने फिर नो किया। हुआ ये कि उन्होंने अपने में जितने भी थे ना सीक्वेंस, उन्होंने मल्टीपल प्रोबेबिलिटी बना रखी थी, जिससे उनमें आपसे धीरे धीरे करते 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 आपकी ऑलमोस्ट सारी प्रेडिक्शन आपके मुंह से उगलवा ली, जो आपको पता नहीं चला। ये आपको पता नहीं चलेगा, आप अपने साथ में किसी और व्यक्ति को लेकर जाना, उस व्यक्ति को कहना कि तुम अपनी ताड़पत्र दिखाओ और यू बिकम द ऑब्जर्वर, तब आप मेरी बात को समझ पाओगे। अब देखो, ये बिल्कुल शेयर मार्केट के स्कैम की तरह है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वहां पे ये ऐसा कुछ लिखा नहीं गया था नाड़ी ज्योतिष में, जैसा ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं। 1000 लोगों के का मोबाइल नंबर निकालो, उनको आज मैसेज करो 500 लोगों को, और 500 लोगों को 500 लोगों को मैसेज करो कि आज टाटा का शेयर 50 रुपए बढ़ जाएगा, टाटा का शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरे को टाटा का शेयर डाउन हो जाएगा आज के दिन। अब दो ही पॉसिबिलिटी होगी ना, या तो टाटा का शेयर बढ़ेगा या घटेगा। अब आपकी क्या होगी पॉसिबिलिटी कि आपने कहा कि बढ़ गया, ये सही हो गया और ये गलत हो गया, लेटेस्ट ऐसा हुआ। तो इनको लगा फर्जी मैसेज है, इन्होंने तो इग्नोर कर दिया। इन्होंने भी इग्नोर कर दिया, लेकिन आपने इनको दोबारा मैसेज किया कि आज एसबीआई का अगले दिन या उसी दिन, जब भी आपको अच्छा लगा, एसबीआई का शेयर इंक्रीज होगा। और फिर 250 लोगों को मैसेज इसमें किया, 250 को इसमें किया कि एसबीआई का डाउन जाएगा। अब बताओ क्या होगा पॉसिबिलिटी, या तो बढ़ेगा या घटेगा। लेटेस्ट से कि डाउन गया, तो ये तो एंटी हो गए आपके, और ये लोग आपके फेवर में आ गए। इन्होंने कहा अरे 2 प्रेडिक्शन की, 1000 में से 250 लोगों ने क्या कहा कि हाँ प्रेडिक्शन तो सही आ रही है भैया, 2 प्रेडिक्शन की सही आ गई। फिर आपने इन 250 के भी क्या कर दिए, 125 लोग कर दिए। इन 125 लोगों को क्या कहा आपने कि आज जियो का या रिलायंस का शेयर इंक्रीज होगा, और 125 को क्या किया, रिलायंस का शेयर डाउन जाएगा। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा। मान लेते कि रिलायंस का शेयर इंक्रीज हो गया। अब आपने इंक्रीज की प्रेडिक्शन भी कर दी, डिक्रीज की भी कर दी, इंक्रीज की भी कर दी, और 1000 में से ये 125 लोग ऐसे थे जिनको आपने 3 प्रेडिक्शन दी और तीनों एक्यूरेट गई। ये 250 ये 125 लोग कौन हुए, ये लोग आप अगर ये आपके स्टॉक मार्केट में बिलीव करते हैं तो ये कहेंगे ये आदमी बड़ा समझदार है, इसकी सारी प्रेडिक्शन सही गई हैं। अब क्या होगा, जब आप इनको कहोगे कि भैया 10,000 रुपए महीना लूंगा, अब उसके बाद में इनकी प्रेडिक्शन सही जाती है गलत जाती है, हु केयर्स। बट इन्होंने पास्ट रिकॉर्ड ट्रैक सही कर दिया।
अब बात ये आ गई कि भृगु नाड़ी के वो जो आप जब ताड़पत्र वाला देखते हो तो उसमें भी आपसे यही हुआ। आपसे 50 सवाल पूछे जिनको आप मना करते चले गए। जी आपने मना कर दिया कि आपका नाम ए से शुरू नहीं होता, बी से भी शुरू नहीं होता, सी से भी शुरू नहीं होता, एफ से भी नहीं होता, बाकी सारे आ गए। डी वाली आपने कहीं नहीं थी, डी वाली ताड़पत्र रह गया था। डी वाला मैच भी हो गया था लेकिन आपके पिता का नाम मैच नहीं हुआ था। तो ऐसे करते करते 50 लोग कॉम्बिनेशन में आपकी तकरीबन पूरी पास्ट हिस्ट्री के बारे में उन्होंने तकरीबन बता दिया। और फिर उस पत्ते में से निकाल के लेकर आए वो पत्ता। जब अब जाने वाले थे, उठने वाले थे अपनी सीट से, तो वो उन्हें मालूम है कि 2 मिनट और रुको जी, वो आपके पास में लेके जाएंगे। कॉम्बिनेशन निकाली, कंप्यूटर में डाला, फटाफट से वो निकल कर आ गया जो कॉम्बिनेशन बिल्कुल मैच करती है। आपके सामने पड़ा और आप कहे अरे वाह, मेरे तो बस इन्होंने तो हजारों साल पहले लिख दिया गया था मेरा पूरा इतिहास, मजा आ गई। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये होती है ठगी वहां पर। तो अब आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया जो मेरे को लगता है, हर किसी की अपनी श्रद्धा है। और अब हम करेंगे भृगु नाड़ी। भृगु नंदी नाड़ी में क्या करना होता है? भृगु नंदी नाड़ी में होती हैं कॉम्बिनेशंस। भृगु नंदी नाड़ी में होती हैं कॉम्बिनेशंस। भृगु नंदी नाड़ी में होती हैं कॉम्बिनेशन। कौन कौन सी? ये कॉम्बिनेशन को सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है। कॉम्बिनेशन होती है वही जो कुछ कुछ लाल किताब से मैच करती हैं। पहली कॉम्बिनेशन हमारे पास में आती है इसमें सेम हाउस। जिस जगह पे कोई भी प्लेनेट बैठा है, मान लो कि आपका प्लेनेट जो है यहाँ पे बैठा है, कौन? आपका सन यहीं पे बैठा है, सन यहाँ पर है। तो इसके साथ में जो भी प्लेनेट होगा, लेट अस से मून यहीं पे बैठा है, तो सेम हाउस। पहली कॉम्बिनेशन तो सेम हाउस की तो होगी होगी, सेम हाउस। दूसरी कॉम्बिनेशन होगी इसके अगल बगल में कौन है, इसके लेफ्ट राइट में कौन है, इसका अगला और इसका पिछला घर। इसको बोलते हैं 2-12। अगर ये घर 1 है तो ये घर 2 है और ये घर 12 है, तो यानी क्या हो गया? 2-12 कॉम्बिनेशन, 2-12 की कॉम्बिनेशन। इसके अलावा आएगा मेरे पास में थर्ड, विच वन इज 3 और 11। यहाँ पे क्या आ गया? 3-11 कॉम्बिनेशन। ना डोंट एक्सपेक्ट ये 4-10 भी आएगा, वो नहीं है, लेकिन पहले ये चीज आ गई। अब ऐसा करते हुए क्या हो जाएगा? इनकी परसेंटेज हो जाती कम, यानी कि ये 70% मैच करेगा और ये 50% ही मैच करेगा या 40% ही मैच करेगा। यानी जो भी प्रेडिक्शन आप 3-11 के हिसाब से दोगे वो उसमें परसेंटेज घट जाएगी, जितना दूर जाओगे उतनी परसेंटेज घट जाएगी। इसके अलावा हमारे पास में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा, दैट वन इज सामने वाला घर 1-7। 1-7 जो यहाँ पे खुद है, और सामने वाला घर, सामने वाला 7वां, तो 1-7 कॉम्बिनेशन। इसकी प्रेडिक्शन कितनी आती है जी? इसकी प्रेडिक्शन कितनी आती है? 100%। इंपैक्ट कितना आएगा जी? 100% आएगा। और इसके अलावा एक और है, 5वीं, एंड दैट वन इज ट्रायंगल बन रहा 1, 5 और 9। 1, 5, 9 जिसको बोलेंगे ट्रायंगल का ट्रायन, ट्रायन कॉम्बिनेशन। ट्रायन कॉम्बिनेशन भी आप कितना लेके चलोगे? 100% लेके चलोगे। हमने सिर्फ ये 5 कॉम्बिनेशन देखनी होती हैं, इसमें कोई इफ एंड बट। अब यहाँ पर ये तकरीबन कॉमन हो गया लाल किताब के साथ में। एक कॉम्बिनेशन आपने इसमें और देखनी है, वो भी मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूं, एंड दैट वन इज राशि। आगे चल के हम नक्षत्र भी देखेंगे कौन से हैं, कॉन्स्टलेशन देखेंगे, बट राइट नाउ अभी हमें मतलब है राशि से। तो राशि कौन सी यहाँ पर बैठी है? तो राशि का भी 100% इंपैक्ट पड़ता है। राशि में 1 मिनट के बाद समझाता हूँ, पहले आप बाकी की चीजें समझ लो अगली स्लाइड पर। ये देखते हैं। अब मेरे पास में यहाँ पे है किसी एक व्यक्ति की कुंडली ऐसे बनी हुई है। हमने क्या चीज देखनी है? अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें देखेंगे। मान लेते हैं कि हमने हेल्थ देखनी है, किसी भी मेल की हेल्थ देखनी है। क्या करना है हमने?
मेल चार्ट है। मेल चार्ट में हम लोग इंटरेस्टेड हैं किसमें? हेल्थ देखने में। मेल चार्ट के लिए हेल्थ देखी जाती है जुपिटर से, गुरु से। मेल चार्ट में हेल्थ देखी जाएगी जुपिटर से। क्या आ गया? तो हम जुपिटर कहां पे बैठे हैं? मान लेते हैं कि जुपिटर यहां पे बैठे हैं और यहां पे एज्यूम कर रहा हूं मैं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, कोई दिल पे मत लगाइए। हमने यहां पे लगा दिया कि ये 9th राशि है। राशि कौन सी है? 9th राशि है। तो अगर 9th राशि है तो क्या होगा? 9th, 8th, 7th, 6th, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11 और 10। हाउस कौन कौन से होंगे जी? हाउस तो पहला यही है 2। हाउस नंबर भी लिख देता हूं कहीं कंफ्यूजन हो जाए। ये हाउस नंबर फिक्स रहते हैं जो मैंने रेड कलर से लिख रहा हूं। कोई भी व्यक्ति जो इस समय एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नया है उनके लिए समझा देता हूँ, ये हाउस नंबर मेंशन नहीं किए जाते जो मैंने लाल रंग से लिखे हैं, क्योंकि पूरी फ्रेम मैंने लाल रंग से बना रखा है। तो ये लाल रंग के जो डिजिट में लिखे हैं ये मेंशन नहीं होते, ये याद होने चाहिए। इनको बोलते हैं हाउस नंबर। रेड कलर से कौन से हैं? रेड वाले कौन से हैं? हाउस नंबर। ये हाउस नंबर्स हैं, ये फिक्स रहते हैं। जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखा है, येलो कलर से जो लिखा है, दैट इज कॉल्ड राशि। ये आपको हर जगह पे हर किसी की व्यक्ति की मिलेगी। जो हमने किससे लिखा है? येलो कलर से जो लिखा है वो क्या है कलर? वो क्या है? राशि। अभी हम बात करेंगे तो जुपिटर कौन सी राशि में है? जुपिटर 9th राशि में है। इस समय सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया? जुपिटर कहां पर है? 9th राशि पर है। तो हमने क्या चीज देखी? जुपिटर इज इन इट्स 9th राशि। यहां पे मैंने एक गड़बड़ कर दी कि इन इट्स नहीं आएगा, ये इट्स गलत हो गया। राशि जुपिटर कहां पर है? 9th राशि में है। वो 9th राशि किसी की भी हो, बाई चांस 9th राशि जुपिटर की ही है तो, लेकिन 9th राशि में है। 9th राशि किसी की भी हो सकती थी, या 7th राशि, जिसमें भी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बात क्लियर है। मान लेते हैं कि यहां पर होता सन, तो सन कौन सी राशि में था? सन कौन सी राशि में होगा? सन तीसरी राशि में होगा। सन कहां पर है? सन इज इन 3rd राशि। ठीक है जी। एक इंपैक्ट तो इस बात का पड़ गया। सेकंड इंपैक्ट हमने क्या क्या देखने हैं, मैं स्लेटी रंग से दिखाता हूं। तो यानी कि जुपिटर के कौन कौन से, इसके अलावा यहाँ पे कौन सा अदर प्लेनेट है? जो भी अदर प्लेनेट होगा यहाँ पे वो हमने यहाँ पे देखना है। प्लांट लिख दिया मैंने, प्लेनेट। जो भी अदर प्लेनेट इसमें होगा सबसे बड़ा इंपैक्ट वहां पर होगा। ठीक। दूसरी बात, जुपिटर का चौथा घर है, तो यानी कि जुपिटर को इंपैक्ट पड़ेगा तीसरे घर के प्लेनेट से और 5वें घर के प्लेनेट से। क्योंकि जुपिटर इस समय कौन से हाउस में है? 4th हाउस में है। तो 4th का अगल बगल का घर कौन सा है? तीसरा है और 5वां है। उम्मीद करता हूँ क्लियर है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यानी कि हमने जुपिटर को कौन सी चीजें देखनी है यहाँ पे? कौन कौन सी कॉम्बिनेशन देखेंगे? जुपिटर 9th राशि। जुपिटर का कहां पे देखेंगे असर? तीसरे एंड 5वें हाउस में कौन कौन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाव, संस्कृत में बोलते हैं भाव। तो संस्कृत हिंदी में बोलते हैं इसको भाव। तो कौन से भाव में क्या क्या है हमने वो देखा, कौन कौन से प्लेनेट है। अगर इसी के जुपिटर के शत्रु हुए तो जुपिटर को नुकसान हो जाएगा, और अगर जुपिटर के फ्रेंड हुए तो जुपिटर को फायदा हो जाएगा, और इन्हीं जगह पे अगर खाली हुआ तो नलीफाइड, कुछ नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं करेंगे। इससे कम इंपैक्ट किधर पड़ेगा जी? सेकंड हाउस और 6th हाउस। तो जुपिटर को हम देखेंगे, जुपिटर के साथ में सेकंड एंड 6th हाउस में कौन कौन से प्लेनेट प्रेजेंट हैं। वो शत्रु हुए तो, 5वें में फ्रेंड है और 6ठे में एनिमी है, तो किसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा? पास में जो ज्यादा है उसकी इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। सीधी बात है।
उस छठे का भी फर्क पड़ेगा, लेकिन उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, दूर हो गया, है ना। चलो ये बता गई। इसके अलावा कौन सी चीज देखनी है? जुपिटर के सामने वाला घर कौन सा? सन। तो जुपिटर का सामने वाला घर कौन, यानी कि सामने क्या कहेंगे, 4 के सामने कौन? 10। तो जुपिटर का 10th हाउस में कौन है? 10th हाउस में अभी हमने सन देख लिया, ये इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा और कौन सा देखना होगा? ट्राइंगल, शाबाश। तो ट्राइंगल होगा 1। पांचवा घर छोड़, पांचवें घर में जैसे कि एक, और हाँ, 1 2 3 4 और 5, ये बना मेरे पास में कौन सा वाला? पांचवा। ठीक है, उल्टा चलो, 4 5 नहीं सॉरी, 1 2 3 4 और 5। फिर से कहीं कंफ्यूजन ना हो गई हो कोई। हमारे पास में कौन कौन से आए? 1 2 3 4 और 5। तो ये 12वां घर भी मेरे पास में ट्रायंगल में आ गया। अब ये चेक करो, जो 12वां और छठा जो नीचे 8वां दिखाया वो भी आपस में 5 पे है। 1 2 3 4 5, तो ये ट्रायंगल बन गया ऐसे। इनमें कौन है? तीनों पार्ट में कंपलसरी होना जरूरी नहीं है कि तीनों में कोई ना कोई हो। ट्रायंगल की इस लाइन पर कौन कौन है वो हमने चेक करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर है। मतलब जैसे कि अगर मान लो कि 7th हाउस में भी कोई आता है या फर्स्ट हाउस में आता है, लाइन ऐसे हो रहा है ना। हाँ, अब एक काम करो, आप अपनी कुंडली बताओ, चेक करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ऐसे एग्जांपल के लिए हाँ, कोई भी एक एग्जांपल के लिए आप कुंडली बताओ, जैसे ये रहा। लड़के की जरूरी है। इस अभी तो हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, किसी की भी कुंडली हो, आप नाम भी मत बताओ, जेंडर भी मत बताओ। अभी हम प्रेडिक्शन पे नहीं, अभी हम सीखने पे काम कर रहे हैं। हाँ जी, 2nd हाउस में है मार्स और यहाँ पे है मार्स है और वीनस है। वीनस। इस सेकेंड हाउस है, देखिए मैंने यहाँ पे नंबर नहीं लिखे, उन्होंने भी नंबर नहीं नंबर बताया उन्होंने सिर्फ, तो सेकेंड हाउस मैंने यहाँ पे कर दिया। हाँ जी, अगला। 3rd हाउस में सन और मून। यहाँ पे थर्ड हाउस में सन भी है और मून भी है। 4th में है मरकरी एंड राहु। फोर्थ में है मरकरी है और राहु है। राहु। तो 10th में केतु है। 10th में केतु है। 11th में जुपिटर। एक मिनट रुकिए जरा, ये आनी रहा ना स्क्रीन पर। नहीं नहीं सर। Give me a second, something has happened. हाँ, वो रिफ्रेश नहीं हो रहा था नेट से। केतु वहाँ नहीं हो सकता, वहाँ पे फोकस 10th हाउस। नहीं, एक मिनट, मैं वो ध्यान में रख, कहीं और था। मेरे को ये बताओ, थर्ड हाउस में कौन कौन है? राहु और मरकरी। यहाँ पे है राहु है और मरकरी है। राहु के जस्ट अपोजिट आएगा केतु। केतु तो यहाँ पर आ गया, फिक्स हो गया। और बताएंगे? जुपिटर जुपिटर 11th, और 12th हाउस में सैटर्न। 12th हाउस में सैटर्न। तो ये कोई भी व्यक्ति अगर कोई नया है तो उसको देखेंगे कैसे हुआ। तो फर्स्ट हाउस ये है, फिक्स है ये हर बार, मुझे लाल रंग से लिखना चाहिए। फर्स्ट हाउस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, ये फिक्स है। ये मेंशन नहीं किया जाता, ये सबको याद होने होते हैं। सीक्वेंस में चलते जाओ, एंटी क्लॉकवाइज चलते जाओ और आपको वो नंबर मिलते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5। चलते हैं नौ। अब जैसे कि हमने जुपिटर का एग्जाम्पल पकड़ा था, सुलभा जी बताइए मैं कौन सा एग्जाम्पल पकड़ूं, कौन से प्लेनेट के हम जज करना शुरू करें? सन से। अब जैसे कि हमको सन पकड़ना है, हमको हड्डियों के बारे में पता करना है कि किसी की हड्डियों में दर्द होगा कि नहीं होगा। हड्डियों में दर्द पता करने के लिए किसको देखा जाता है? सन को। लिख लेंगे, सन क्या होता है? बोन के अंदर सन बताता है आपकी हेल्थ, मेन स्केलेटन जो होता है। सन क्या बताएगा जी? बोन। सिंपल लैंग्वेज, स्केलेटन या बोन।
आपकी शरीर की किसी भी हड्डी में तकलीफ, कौन सी हड्डी में किसको तकलीफ आएगी, कहां पे तकलीफ आएगी, वो हम देख रहे हैं। चले, अब सन के लिए कौन कौन सी जगह पे देखा जाएगा। सन के साथ में कौन बैठा है, सन के साथ में बैठा मून। अच्छा है बुरा है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सन के साथ में किन की दोस्ती और शत्रुता है नहीं पता है, ये हम अभी बात करते हैं, लेकिन पहले कॉम्बिनेशन लिख लें, है ना। तो सन के साथ में ही बैठा है मून, ये तो कुछ भी कर लो साथ में ही बैठे हैं, तो ये 100% इम्पैक्ट देंगे। ये इम्पैक्ट कैसा आएगा, 100% आएगा, कॉमन सी बात है। सन कौन से में, तीसरे में, तीसरे से सातवां घर गिनो जरा, सातवां घर गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। लुक एट दिस, ये जो एक लाइन थी, लाइन के एक तरफ सन है और लाइन के दूसरी तरफ यहाँ पर वो 9th हाउस हो गया, अपोजिट हो गया, एग्जैक्टली 180 डिग्री वाले हो गए ये, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कोई खाली, तो यानी कि सामने वाली दृष्टि क्या हो गई, खाली हो गई, यानी कि 1-7 क्या हो गया, नथिंग। 1-7 कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे बना नहीं, तो 1-7 बोले तो 3-9, वो क्या हो गया, काटा मार दो, खाली हो गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या देखेंगे, सन के साथ वाले कौन है, अगल बगल में कौन है, अगल बगल में कौन देखेंगे जी, सेकंड हाउस देखेंगे और अगला, हाँ। तो मेरे पास में हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं 2-12 की, 2-12 कॉम्बिनेशन में हमारे पास में आ गया सेकंड हाउस वाली कॉम्बिनेशन, वहां पे कौन है सन के साथ में, सन किसकी, मार्स, सन कौन देखेंगे हम, वीनस। अगर सन की इनसे मित्रता हुई तो हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी, और अगर इनसे शत्रुता हुई तो हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं कौन किसका शत्रु है नहीं है, आप लाल किताब से देख रहे हो, राइट। कुछ 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 अलग, जैसे मानो कि सन का जैसा जोन्स का काला सन है, तो ये जो ये यूनिवर्सल है ना, 90% चीजें सेम है। अब मेरे साथ में अब क्या है, भृगु 3 ही चीजें ऐसी हैं जो कि आपके पास में क्या होती हैं, उपाय कराती हैं। मैं कभी कहता हूँ 2 हैं, कभी कहता हूँ 1 है ना। अब इस चीज को भी समझ लेना, लाल किताब इज एक्चुअली किताब उपाय है, उपाय की किताब है। ऐसे ही भृगु नाड़ी भी उपाय की किताब है। भृगु नाड़ी में क्या उपाय होते हैं, आपको मंत्रोच्चारण दिए जाएंगे। भृगु नाड़ी के उपाय कौन से हैं, मंत्रोच्चारण के, कि आप 1.25 लाख पाठ कर लो जी, आ गया। तो एक तो ये वाली बात आ गई। तीसरी चीज होती है वास्तु, वास्तु भृगु नाड़ी से भी बन जाती है, वास्तु पराशरी से भी बन जाती है, वास्तु आपकी लाल किताब से भी बन जाती है, लेकिन वो एक जनरल उपाय होते हैं कि जो पूरे घर के लिए एप्लीकेबल होते हैं, आ गया। तो लाल किताब से भी वास्तु बनती है, हर तरह से वास्तु बनती है। वास्तु होगी कि हमने घर की कुंडली कैसे चेंज करी। हम्म, जैसे मान लो कि ये हमने ये नाड़ी से देखी कि निकाली प्रेडिक्शन निकाली, हम्म, if somebody मतलब वो जो है वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि 1.25 लाख मंत्र करे या कुछ भी करे, मान लो आज की डेट में सब बिजी बहुत है, ठीक है? तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रेडिक्शन हम उसको कुछ और उसके उपाय बता दें, जैसे लाल किताब से बता दें। ठीक। जसप्रीत जी, आपकी क्वेश्चन का जवाब 1 मिनट में देता हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि जब मैं आपकी क्लास में होता हूँ और मैं जिक्र करता हूँ मेरी वाइफ के पैर पे चोट लगी, पूछ रहा हूँ, नहीं कब कब बताता हूँ ये, अभी फिर लगी है, अभी फिर लगी है, मतलब देख लो, ऑलमोस्ट हर दूसरी क्लास में मैं जिक्र करता हूँ, देखो फिर चोट लगी, राहु ये मेरे साथ में है और मेरी वाइफ का केतु में गड़बड़ है, देख रहे हो। अभी फिर चोट लगी, मैंने पानी मांगा, पानी की बस मुड़ी और चोट खा गई, और कौन सी जगह से, बेड से खाई है, बेड तो रोज वहीं पर पड़ा है, और ये उसकी गलती नहीं है, उसको चोट लगेगी लगेगी, उसके लगेगी लगेगी। अब इसलिए उसको, अब यानी कि क्या हो गया, ऐसे ही आप में से घरों में भी लोगों को बहुत कुछ ऐसा मिलता होगा। लाल किताब में आपको क्या चीज करनी है, ये
अब मेरी वाइफ को क्या करना चाहिए? केतु तकलीफ दे रहा है मेरी वाइफ को, बार बार इसके कमर में भी दर्द होगा वाइफ के, तो केतु को खुश करना है। अब मेरे को भृगु नाड़ी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? केतु के जो देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की स्तुति करो, गणेश की क्या करो? स्तुति, गणेश जी को मनाओ, स्तुति, हाँ। गणेश जी को मनाओ, गणेश जी की पूजा करो, गणेश जी के मंत्रोच्चार करो। किसके हिसाब से है? लाल किताब के हिसाब से, हाँ ये सॉरी, हाँ भृगु नाड़ी के हिसाब से। और यही काम अगर हमारे को क्या करना पड़ेगा? लाल किताब भी तो बता रहा कि केतु खराब है जी, तो केतु के हिसाब से कुत्ते को पालो जी, कुत्ते को संभालो, घर में नहीं पा सकते गली में जाओ। मेरे को खरगोश पालना है, कुत्ता नहीं, लेकिन मेरे लिए कुत्ता पालना खराब है, मेरी वाइफ के लिए कुत्ता पालना अच्छा है। अब बताओ क्या करें? अब मैं घर के केतु घर का वास्तु खराब कर दूं, वास्तु क्या खराब कर दूं? एक के लिए वास्तु ठीक हो जाएगा, एक के लिए वास्तु खराब हो जाएगा। अब घर के अंदर मैं कुत्ता ले आया तो क्या होगा? वाइफ के लिए, वाइफ के हिसाब से ठीक हो गया, मेरे हिसाब से खराब हो जाएगा। हाँ घर में तो दोनों को रहना है। तो अब या तो वो पर्सनली गणेश जी की पूजा करने लगे, चलते फिरते गणेश जी का ध्यान रखें, या वो गली के कुत्ते को संभालना शुरू करें, पालना शुरू कर दे। अब वो तो घर में नहीं लेकर आए, वो उसका पर्सनल हो गया, आ गया। लेकिन उसमें मेरे पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, वो उनके ही श्रम होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, मैंने आपको वही तो बताया अभी आपके सामने, अभी आपको एग्जांपल दिया ना, बिल्कुल लाइव एग्जैक्ट मोमेंट पे वो चीज स्ट्राइक करी ना। हम्म हम्म एग्जैक्टली, तो यही वाली बात हमने समझनी है कि क्या चीज करने से क्या चीज ठीक हो जाए। बार बार गड़बड़ हो रही है ना, और क्या उपाय कराओगे? अब उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको थोड़ी देर में वो भी बता दूंगा अंगूठे वाली। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं उन लोगों से ना डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, उनके अंगूठे निशान ले लेके ना मैं कॉपियां चेक करता रहता हूँ इनकी, कि किसके नंबर आज घट रहे हैं, किसके नंबर बढ़ रहे हैं। तो उस अंगूठे से मैं कुंडली बनाना सीख रहा हूँ। मेरे पास में किताब है, मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, वो सब बेकार है, फर्जी निकले। मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं, आप लोग जो भी मेरे को फीस देते हो, मैं खुद तो ना अपने पे तो ना खर्च कर रहा हूँ, उसका उठा के कोर्स खरीदता हूँ या किताब खरीद के लेकर आता हूँ। 1.25 लाख के कोर्सेज हैं मार्केट में, 5,000 के भी मिलते हैं, 10,000 के भी मिलते हैं, 1 लाख रुपए के भी हैं। अभी करेंगे वो भी। चलो अब आ जाओ वापस। तो स्तन को हमने क्या देखना है? सेकंड कॉम्बिनेशन क्या आ गई? मार्स और वीनस आ गया। और अगली कॉम्बिनेशन क्या आ गई? 2-12। 2-12 का मतलब अगला और पिछला। पिछला कौन है स्तन के साथ में? राहु है और मरकरी है। बात नहीं, हाँ ये क्लियर हो गया। इनकी कॉम्बिनेशन कैसी होंगी? अच्छी होंगी, खराब होंगी, बुरी होंगी? अब अभी मैं ये कह रहा हूँ, राहु तो सबका ही शत्रु हो गया ना, राहु तो सबका ही शत्रु, मरकरी नहीं, मरकरी सन नहीं, मरकरी सन का ही, मरकरी तो हमेशा उधर होता है, घूमता रहता है। हाँ मरकरी तो राजकुमार है, सूर्य अगर राजा है तो मरकरी राजकुमार है, क्योंकि सूर्य के सबसे पास में कौन है? यही है, युवराज काउंट होते हैं ये, राहुल गांधी। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो और अच्छा 2-12 हो गया। अगला कॉम्बिनेशन हमें क्या देखना है सुलभा जी बताओ? अगली कॉम्बिनेशन क्या देखनी होगी हमको?
ट्रायंगल नहीं, अभी 3 11 देखना है ना। अभी तो जस्ट अगल बगल देखा हमने सन के साथ में। अब पड़ोसी देखने हैं जो एक घर छोड़कर हैं। एक घर छोड़कर कौन है यहाँ पे? पहला घर। और यहाँ पे कौन है? पांचवा। तो वो दोनों ही एम्प्टी हो गए। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ना सन के साथ में। ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब ये वाली बात खत्म। नेक्स्ट बात हम करेंगे वो क्या है, ये सारे हो गए। ट्रायंगल। ट्रायंगल कहाँ है? अभी ट्रायंगल 1 मिनट के बाद करते हैं। जरा सामने वाली डिस्ट्रिक्ट देख ली हमने 1 7। हाँ 1 7 देख ली, वो खाली है। ट्रायंगल देखो जी, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 जुपिटर। तो यानी कि ट्रायन की दृष्टि कौन सी आई? ट्रायन की दृष्टि में सन बन गया किसके साथ में? जुपिटर के साथ। क्या ये बात सही है? जुपिटर इज जीव कारक। जुपिटर जो है हमारे भृगु नाड़ी में क्या काउंट होता है? जीव कारक। हाँ हाँ बता रहा हूं, जुपिटर क्या है? जीव कारक। जुपिटर रिप्रेजेंट विष्णु भगवान, पालन करता। जुपिटर रिप्रेजेंट आपके ब्रह्मा जी भी। जुपिटर ब्रह्मा जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और विष्णु भगवान को भी। क्या ये वाली बात क्लियर है? जीवन भी इनसे ही आया है और जीवन के पालन करता भी यही है। तो यानी कि जुपिटर से ही हम लोग देखेंगे कि वो चीज ठीक है कि नहीं है। तो इस व्यक्ति की हड्डियों में तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि सीधा जुपिटर को कौन देख रहा है? सन देख रहा है। क्या पहले बताओ ये चीज क्लियर है? नहीं है? तो सन की प्लेसमेंट तीसरे घर में वो ठीक है। सन जो है कहाँ पे खराब है? छठे और सातवें और आठवें में। आठवें में तो सारे खराब है। कोई भी प्लेनेट भृगु नाड़ी में देख लीजिएगा भैया, ये वाली बात को ध्यान से। आठवें घर में कोई भी आ गया, आठवें घर में सारे प्लेनेट खराब है। आठवां घर मौत का घर। आठवां घर मौत का घर मान लीजिए। तो आठवें घर में कोई भी प्लेनेट ठीक नहीं है। इसमें कोई इफ एंड बट, आपत्ति, चाय पत्ती, फूल पत्ती, अगरबत्ती, कोई आपत्ति। तो आठवां घर तो खाली है। चलो ये बात आ गई। अब सन को नुकसान कौन करता? नुकसान कोई भी करेगा, लेकिन जुपिटर ने क्या कर दिया? उसमें जीवात्मा फूक दी। उसमें क्या कर दिया? जीवात्मा फूक दी। तो ताकत दे दी, तो हड्डियों में बहुत तकलीफ नहीं आएगी, वट एवर द कॉम्बिनेशन बाकी चीजें आ रही है। क्या मेरी बात समझ आ गई? पर फिर भी चेक करके देखते हैं, फिर भी चेक करके देखते हैं, क्या सूर्य को कहीं से भी राहु या केतु तकलीफ दे रहे हैं? कहीं से भी राहु केतु कॉम्बिनेशन बनी? सन मून गुड, सन मार्स ठीक है, सन वीनस ठीक है, सन राहु, राहु आ गया जी, राहु के साथ में कॉम्बिनेशन में आ गए, आ गया। और वो भी कॉम्बिनेशन कौन सा है? 2 12 का कॉम्बिनेशन है। यानी कि 70% केसेस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या होगा? हड्डियों में तकलीफ आएगी। कौन सी हड्डी में तकलीफ आएगी वो मैं आपको 1 मिनट के बाद बताता हूँ। ये बात क्लियर है? पहले बताओ। तो मैंने कहा कि अशोक जी नमस्कार, कैसे हैं अशोक साहब? तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे हैं कि किसकी हड्डियों में तकलीफ आती है वो चेक कर रहे थे। तो अभी अगला एग्जांपल में, बाकी लोग देखिएगा। तो सन आ गया हमारे पास में, कैसे कॉम्बिनेशन में? सन बताता है, सूर्य से पता चलता है भृगु नाड़ी में, सूर्य बताता है हड्डियों का कारक। हड्डियां पता चलती हैं, हड्डियों में दर्द होगा नहीं होगा वो कौन बताएगा? सूर्य। अगर सूर्य को तकलीफ है तो हड्डियों को तकलीफ है, सूर्य को तकलीफ है तो हड्डियों को तकलीफ है। किसी भी जगह को कैसे देखते हैं? सूर्य के साथ में कौन बैठा है? मून बैठा है, चंद्रमा, चंद्रमा बैठे हैं, 100% इम्पैक्ट आएगा। चंद्रमा दोस्त है आपस में, ठीक है। दूसरा, सन के साथ में कॉम्बिनेशन आ गई अगल बगल में मार्स और वीनस की, और यहाँ पर आ गया राहु। सन के साथ में राहु की दृष्टि आ गई तीसरे घर की। तो यानी कि राहु तकलीफ दे रहा है 70%।
लेकिन क्या सूर्य के पास में जुपिटर का इम्पैक्ट है या नहीं है? जुपिटर ने क्या किया? जुपिटर ने सूर्य को शक्ति दी। जुपिटर किसी भी व्यक्ति विशेष में शक्ति का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जुपिटर ही जीव कारक है। जुपिटर सन में जान फूंक देगा तो इस व्यक्ति की हड्डियों में तकलीफ नहीं आएगी। इनकेस अगर यहाँ पे जुपिटर ना होता तो तकलीफ कहां कहां आती? तो तकलीफ कहां कहां आती ये देखेंगे। तो हमारे पास में ये जगह है, हमारे पास में हेड। अगर सूर्य कहां पर है, इस पहले घर में है, तो वो आएगा हेड, सिर। ठीक है, यहां पर आएगा गर्दन, नेक। यहां पर आएंगे शोल्डर, शोल्डर शोल्डर कंधे, पूरी बाजू, है ना, आर्म, शोल्डर एंड। अच्छा, ये बात भी आ गई। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा आएगा बताइए? ये आएगा आपकी चेस्ट। चेस्ट आ गई, या चेस्ट के पीछे वाला एरिया, मतलब अपर धड़ जो हो गया बंदे का, है ना, चेस्ट एंड बैक। बैक में पीठ, पीठ कहिए, कवर नहीं कहिए मैंने। ठीक है जी, पीठ लिख देता हूँ, पीठ। अच्छा, और यहाँ पे क्या आएगा इस जगह पे, पांचवें घर में क्या आएगा बताइए? चेस्ट के नीचे कौन सा आ गया? दिल वाला पार्ट आ गया, हार्ट। हार्ट कौन सा वाला? इमोशन वाले, भावनाओं वाला दिल नहीं। मैंने ये दिल की बात नहीं की है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इमोशन वाले दिल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लिटरली एनाटॉमिकल हार्ट की बात कर रहा हूँ, जो धड़कता है, हाई बीपी वगैरह की बात होती है, हाई बीपी वाली। ठीक है, हाई बीपी, लो बीपी। साथ में यहाँ पे क्या आएगा? हार्ट भी आएगा, साथ में स्टमक भी आएगा। साथ में क्या आएगा? स्टमक आएगा। स्टमक कौन सा? स्टमक के भी दो पार्ट आ गए। स्टमक के दो पार्ट आ गए, कौन कौन से? नाभि से ऊपर, नाभि के नीचे, है ना, अपर स्टमक। कौन सा वाला? अपर। और यहाँ पे क्या आएगा? लोअर स्टमक। लोअर स्टमक और पीछे का पार्ट, कमर। ठीक है जी। सातवां घर किसका है? सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस आ गया आपके बल्कि तो एक्सक्रीटरी, प्राइवेट पार्ट, ये प्राइवेट पार्ट आ गए, एंड ये भी प्राइवेट पार्ट आ गया। आठवां भी आपका प्राइवेट पार्ट है, लेकिन ये कौन सा वाला है? एक्सक्रीटरी वाला, एक्सक्रीशन। ये सेक्सुअल पार्ट आ गए। ठीक है जी। अच्छा, अब मान लो किसी को केज में दिक्कत है, मतलब पूरी हिप में तकलीफ है, तो वो आठवां घर आ गया। हिप में तकलीफ है तो आठवां घर आ गया। हाँ जी। इसके बाद में कौन सा आएगा? थाई। उसके नीचे कौन सा एरिया आ गया? थाई का एरिया आ गया। उसके नीचे क्या आ गया? नी, घुटने, टांगे, लोअर लेग। और ये कौन सा आ गया? तलवे, पैर, फुट, तलवे। तो अगर किसी के स्तन इन घरों में से किसी एक में है तो उसको तकलीफ आएगी। अब मुझे, क्या मेरी वीडियो अटक अटक के आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है ना? आवाज भी ठीक आ रही है ना? जी। तो मेरा सिस्टम है। जैसे कि अगर कमर में किसी को दर्द है तो ये लोअर स्टमक वाले पोर्शन में आ जाएगा ना, हाँ, लोअर स्टमक वाला हो गया। है ना? आ गया जी। अच्छा, अब क्या हो गया हमारे पास में? अब सूर्य यहाँ पे, जिस व्यक्ति की हम कुंडली देख रहे थे, उसका सूर्य कहाँ पर है? तीसरे घर में। तो स्तन के यहाँ पे तीसरा घर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शोल्डर और बाजू में। तो अगर इस व्यक्ति के ज्यादातर कोई तकलीफ अगर आती भी होगी
तो इसके कंधे थके रहते होंगे और बाजू थकी रहती होगी, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ थकावट महसूस करता होगा। अब आप बताइए कि क्या रहता है इस व्यक्ति के बारे में, अगर आप इसे जानते हैं तो। सर ये तो मैं अभी इसको इतना नहीं जानती, इसको मुझे इतना पता है कि इसकी कमर में कभी-कभी ऐसा होता है, लेकिन इसके पैर में ज़्यादा चोट लगती वो फिर केतु वाला इम्पैक्ट आ गया ना, है। वो केतु पे चोटें लगती हैं। चोट लगना अलग चीज है, इंटरनल पेन रहना, अपने आप ही बिना वजह पेन रहने रखना, नहीं जैसे पैर में और हमेशा पैर में हो जाता है, पैर में चोट लगती है। वो एक्सटर्नल रीजंस आ गए ना। अब हम सबके सिर में दर्द होता है, क्या सिर में कोई चोट लगती है तो सिर में दर्द हुआ है? नहीं, नहीं, क्यों दर्द हुआ था? किसी को, लेडीज को या जेंट्स को सर्वाइकल इशू आ गया, तो सर्वाइकल इशू में कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है या इंटरनल फैक्टर इन्वॉल्व है? हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक इज इंटरनल इम्पैक्ट। तो इंटरनली इसके पैरों में तकलीफ नहीं है, इसके कंधे थके हुए रहते होंगे, बाजू थकी रहती होंगी, पूछ लीजिए, थकावट होगी, पेन नहीं होंगे। क्यों पेन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक तो राहु का इम्पैक्ट कम है, और उसको बचा लिया किसने? जुपिटर ने। बट राहु कुछ तो इम्पैक्ट देगा ही, राहु कुछ तो इम्पैक्ट देगा ही। तो राहु ने क्या इम्पैक्ट दिया? कुछ थकावट दे दी। तो बहुत ज्यादा मजबूत चौड़े कंधे आप एक्सपेक्ट मत, चौड़े तो होंगे लेकिन मजबूत नहीं होंगे। चौड़े हो सकते नहीं हो सकते, बाकी चीजें देखनी होंगी। क्या उम्मीद कर सकता हूँ ये चीज क्लियर है? किसी भी व्यक्ति का शरीर कैसा होगा ये हम कहाँ से पता करेंगे? किसी भी व्यक्ति का शरीर कैसा है ये हम उनकी राशियां और जो हमारे पास में नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र देख कर हम बताते हैं कि इसका शरीर कैसा होगा। ये हम बिल्कुल लास्ट में जाके देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है ना? यहां तक में कोई डाउट हो तो बताओ। अब सुलभा जी आप एक कुंडली बताओ, किसी की भी कुंडली ले लीजिए थे, मेरे को याद नहीं है। ये एक काम करो, अशोक जी अभी आए हैं, अशोक जी की कुंडली पे जरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अशोक जी कुछ बोले भी नहीं, नाराज है मुझे लग रहा है। अशोक जी नाराज हैं, ये बात नहीं कर रहे छोटे से। चलो सुलभा जी आप ही बोलो। थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में आ गए हमारे पास में सैटर्न, मार्स एंड केतु। शत्रु हैं दोनों आपस में। अच्छा, राहु केतु सबके शत्रु हैं, शनि के भी, भृगुनाड़ी में वो सबके शत्रु हैं। हाँ जी फिर से बोलिए। सिक्स्थ में मून, नाइन्थ में सन, नाइन्थ में सन, टेंथ में राहु है और मरकरी। हाँ 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 हाँ, ब्लड की तो लगी पड़ी है इस व्यक्ति की। किसकी है ये कुंडली? लड़का है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, 11th में वीनस है, फर्स्ट में जुपिटर है। चलो बनाते हैं। क्या उम्र है इसकी? अरे कोई बात नहीं, कभी देख लें, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभी इसके लिए दिल पे मत लगा लीजिएगा कोई भी बात को प्लीज, है ना? जसप्रीत जी, वो जसबीर जी होती मैं बिल्कुल मना कर देता लिटरली मना कर देता। सुलभा जी इज एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर, तो सुलभा जी कॉन्फिडेंट भी हैं, तो इनको किया जा सकता है इनके साथ बात। सुलभा जी टैरो कार्ड रीडर है। एक तो आप डांट का बड़ा डर है आपको, बहुत पड़ी है आपको बचपन में, मुझे लग रहा है स्कूल से तो बहुत ही पड़ी होगी। अब आए
नमस्कार अशोक जी। कहा है इतने महीनों से अशोक की आवाज नहीं सुनी क्लास में। हाँ, और अभी सब आपको मिस कर रहे थे और अभी आपको हम बुला भी रहे थे। नहीं बल्कि तो मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे आप अभी कहाँ थे ये बताओ पहले तो। अभी आप ही की कुंडली लगाने के लिए हमने आवाज दी थी आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी जरा इसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता क्लास को, इसीलिए सब पूरे जो बच्चे ढीले पड़ गए सारे। ढीले पड़ गए सारे। देखो मैं आपको अशोक जी देखो, देखो 3 लोग इस क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो कौन? सबसे पहले तो आप, क्योंकि आपकी वजह से ये सारे बैचेस शुरू हुए। आपने ही सारी चीजें शुरुआत कराई हैं। मैं सबको बता दूं, सबसे पहले अशोक जी ने बोला था, फिर हमारे जसबीर जी ने बोला था, ये 2 लोगों ने मेरे को बोला था। जसबीर जी ने, है ना, वो लेकिन वो तो प्रिंसिपल है। लेकिन अशोक जी मेरे को बार बार पिंग करते रहते हैं, बार बार क्लास में भी बोलते रहते हैं कि आप आगे करो और करो और करो। हाँ हाँ। दूसरे हैं आप, ये हमारी जसप्रीत जी, ये क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि यही तो क्लास की मॉनिटर है। अब क्लास का मॉनिटर ही नहीं होगा तो फिर बताओ अटेंडेंस कौन लेगा, तो डंडा कौन मारेगा, है ना और ये एनर्जी क्लास कोई आता नहीं है, ऐसे बोर लगता है, ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आती। अरे आपने अभी ना सुलभा जी से आप ऐसे मत करो, सुलभा जी भी बड़ी प्यारी थी हैं, आप एक बार कभी बात करके देखना। हाँ, लेकिन जो एनर्जी अशोक जी की है वो किसी उसके सामने कोई नहीं है। मैंने आपको ये बोला, मेरे सुलभा जी का किसी से कंपैरिजन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि सर जैसे बड़े लोग, बड़ों का आशीर्वाद नहीं बड़ों चाहिए का क्या? शिव, अरे उसके बगैर काम ही कैसे हो सकता है बताओ मुझको। हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, मेरे पापा भी नहीं है, बड़े लोगों का आशीर्वाद नहीं लेगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? अब मैं तो अपने गुरु जी का नाम देखो सबसे अपने नाम से पहले लिखता हूँ, देख लो इधर, क्या नहीं यशपाल जी लिखता हूँ, नहीं लिखता पहले, उसके बाद में गुरु अजय जी, उसके बाद सारी चीजें हैं, पहले उनका नाम लिखा है जी, जसवीर नंबर मैम भी लिखा है। नहीं है, उनके बगैर भी अच्छा नहीं। उनसे तो फोन पे बात नहीं हो रही, वो मुझे लग रहा है घूमने फिरने गई हैं, कनाडा वनाडा घूमने गई होंगी, ऑस्ट्रेलिया गई होंगी, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया रहता है। चलो खैर जो भी है, आएंगे सब। अब आ जाओ वापस। बल्कि अशोक जी मैं तो चाह रहा था इस समय आपकी कुंडली लगे, कोई बात नहीं फिर लगाएंगे, लेकिन अभी आप सीखो पहले। देखो अब हमने क्या चीज देखनी है, मैंने जैसे सन के बारे में देख लिया, सन के बारे में बात करो। इनके सन कहाँ है? 9th हाउस में, भाग्य स्थान पे सन है। पहली बात तो बहुत बढ़िया चीज है, ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। अब सन के साथ में तकलीफ है। अब देखो सन के साथ में तकलीफें क्या क्या है। 9th हाउस भाग्य का घर, 9th हाउस भाग्य का घर है। मैं तो डायरेक्ट कुंडली देखना सिखा रहा हूँ सबको। सन के साथ में कौन भी, पहले जिस जगह पे कोई भी प्लेनेट होगा हम उसको देखेंगे, सन के साथ में कोई नहीं, सन खाली हो गया, अकेला हो गया। सन के अगल बगल में कौन है? अगल बगल कौन? राहु वाला घर है और 8वां घर है। 8वां घर खाली होना सबसे अच्छा है, 8वां घर खाली होना सबसे अच्छी चीज है। तो यानी कि सन से 2-12, सन से 2 या 12वें नंबर पे, सन से 12वां यानी कि पिछला घर वो तो खाली है। दूसरा घर कौन है? राहु मरकरी। तो यहाँ पे कौन बैठेंगे? यहाँ पे इधर राहु और मरकरी बैठेंगे। ओके, अगला कौन है जी? अगला कौन है? कहिए फिर से सुलभा जी। सन को पहला मानो और फिर दोबारा करो, सन को दोबारा करो और फिर उसके बाद में करो। सन को पहले नंबर पे एज्यूम करो कि अगर ये पहला नंबर है, इफ ये फर्स्ट नंबर है तो ये सेकंड नंबर आएगा और ये 12वां नंबर आएगा, ये तीसरा आएगा और ये 11वां आएगा। क्लियर हो गया? 2-12 में क्या होता है, 70-80% रिजल्ट आएगा, तो मैं इसको 70% ही मान लेता हूँ। ठीक है जी। तो सन को राहु शत्रु हो गया,
तो राहु सन को कमजोर कर रहा है 70% केसेस में, 70% पावर से इसको घटा रहा है। इसमें कोई इफ एंड बट? अब सन से अगला पड़ोसी, पड़ोसी बोले तो एक घर छोड़कर, एक होता है अगल बगल, एक होता है पड़ोसी, है ना। 3-11, 3-11 कॉम्बिनेशन बताओ कौन कौन है? शुक्र है, देखो ना, तीसरा में वीनस बैठा है और 11वां खाली है, ये चीज आ गई। तो शुक्र की और इसकी कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है भृगु नाड़ी में। फिर आता है हमारे पास में ट्रायंगल और अपोजिट घर। सन के अपोजिट घर कौन से हैं जी? सन के अपोजिट कौन है? मार्स और सन के जस्ट अपोजिट कौन है? ये अपोजिट हो गया एग्जैक्टली, है ना। इसको बोलते हैं 1-7 कॉम्बिनेशन, अपोजिट वाला, ठीक है, जस्ट अपोजिट। अब ट्रायंगल कर लेते हैं। अब ट्रायंगल कर, इसकी भी परसेंटेज कितनी होती है? 100% होती है। यहाँ पे कौन है? सैटर्न है। यहाँ पे कौन है जी? सैटर्न है। कितना हो गया? 100% हो गया। 100%। अच्छा, अब आ जाओ आगे। ये सामने कुंडली देखते ही पता चल जाता है। सामने आपने देखा कि सामने वाला कौन है, अगल बगल में कौन है, पड़ोसी कौन है, फटाफट से देखो और आपने फटाफट से पिटिशन कर दी कि इसकी हड्डियां कमजोर हैं, इसको यहाँ पे दर्द होगा, इसको वहां दर्द होगा, इसको ये होगा, इसका वो होगा, फटाफट से देख लिया। अच्छा, अगला कौन है? ट्रायंगल देख लो, ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा आएगा जी? ये रहा ट्रायंगल 159, है ना। तो सन को शक्ति कौन दे रहा है? सन आ गया 159 कॉम्बिनेशन में, कौन आ गया? जुपिटर। अब जुपिटर कौन होता है? जीव कारक। जुपिटर कौन होता है? जीव कारक, है ना। आ गए सरकारी नौकरी वाले, लेट लतीफ, लेट लतीफ, हर बार की तरह लेट, हर बार की तरह लेट। नंद कुमार जी नमस्कार, रामनवमी की शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला त्योहार सबको मुबारक हो। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ पे नवमी करते हैं, हमारे यहाँ पे अष्टमी करते हैं। करके देखते क्या हो रहा है। भृगु नाड़ी शुरू की है सर जी, भृगु नंदी नाड़ी शुरू की है कोर्स। जबरदस्त कोर्स है, बहुत तेजी से प्रेडिक्शन होती है। बेसिकली क्या होता है, जो न्यूज एंकर जो करते हैं ना, आपने देखो सुबह उठो तो कुंडली आती है उनके सामने, वो झट से बताना शुरू कर देते हैं। वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? भृगु नंदी नाड़ी यूज करते हैं। तो इस समय कौन सी टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ? भृगु नंदी नाड़ी सिखा रहा हूँ। देखते ही फटाफट 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 बताते चले जाओगे। चलिए अब आगे देखें। तो सन आ गए हमारे पास में, सन के साथ में कॉम्बिनेशन किसकी आ गई? जुपिटर की आ गई। तो सन को ताकत आ गई जुपिटर की, और ये 100% वाली है। एक कॉम्बिनेशन हमने इसमें और देखनी थी, वो क्या थी वो बताइए? राशि देखनी थी। तो सुलभा जी, सन जिस जगह पे है वहां पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो बताइए? नहीं ये छोड़ो, ये जो थे ये मैं हटा देता हूँ। अब जो कुंडली आप देख रहे हो ना किसी भी सॉफ्टवेयर में, वहां पे क्या नंबर लिखा हुआ है सन जिस जगह पे है? 3 में। ओके, तो यहाँ पे आ गया, जिस जगह पे सन लिखा हुआ है उस जगह पे 3 लिखा हुआ है। ओके, अच्छा जी, सन आ गया तीसरे में। तीसरे में कौन सी राशि, किसकी राशि होती है? तीसरे में मिथुन। क्या ये अशोक जी आपको राशियां उनके स्वामी याद है? अशोक जी राशियां याद है? तो देख लीजिए भैया सबके सब दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंद जी थोड़ी सी आवाज आ रही है पीछे से आपके। हाँ जी, तो 8 एक तरफ, 8 एक तरफ और बाकी 4 एक तरफ। तो 9 12 किसके होते हैं? जुपिटर के।
9-12 राशियां किसकी होती हैं? जुपिटर की होती हैं। और 10-11 किसकी होती हैं जी? शनि की। शनि की होती हैं। पहली 8वीं किसकी होती है? मंगल। और दूसरी 7वीं किसकी होती है? शुक्र, वीनस। तीसरी छठी किसकी होती है? मरकरी, बुध की। यहाँ पे आ गए मरकरी। चौथी होती है मून की। इसको कौन सा कहते हैं? मून। यहाँ पे आ गए मून। और पांचवी किसकी होती है? सन की। 6 राशियां हो गई। अब हुआ क्या था कि शुरू में देवताओं के जो गुरु थे वो थे शुक्राचार्य। शुरू में सुलभा जी कुछ कह रही हैं? तो शुरू में कौन थे गुरु? देवताओं के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। फिर शुक्राचार्य की किसी एक्टिविटी की वजह से या कुछ हुआ होगा देवताओं के बीच में, तो उन्होंने शुक्राचार्य को हटाकर उन्होंने किसको रखा? जुपिटर को गुरु बना दिया। देवताओं के गुरु कौन हो गए? फिर गुरु हो गए। अब इस कारण क्या हुआ? शुक्राचार्य के जगह पे अब कौन देवताओं के गुरु हो गए? जुपिटर। अभी कौन गुरु हैं? जुपिटर हैं देवताओं के गुरु। इस वजह से शुक्राचार्य अपने मन में भाव लेके चलते हैं कि गुरु की वजह से उनको उनके पद से हटा दिया गया और वो राक्षसों के राक्षसों के गुरु बन गए। पहली बात तो उन्होंने अपने मन में क्या धारण कर लिया कि जुपिटर उनके शत्रु हैं। लेकिन गुरुजी क्या थे? जो जुपिटर गुरु हैं वो क्या? उनके मन में ऐसी भावना नहीं थी। उनको लग रहा था कि उनकी वजह से शुक्राचार्य को हटा दिया गया। अभी दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ गए। एक पॉइंट ऑफ व्यू है शत्रुता का और एक पॉइंट ऑफ व्यू है अपने समर्पण का, कि मेरी वजह से उसका नुकसान हो गया। ये फर्क आ गया। तो जिस वजह से गुरु जी जो है, जो जुपिटर गुरु हैं, वो शुक्राचार्य से शत्रुता नहीं करते, लेकिन शुक्राचार्य जुपिटर से शत्रुता करते हैं। एक बात आ गई। इसी के फलस्वरूप जुपिटर जी ने अपने शुक्राचार्य को मनाने के लिए एज एन गिफ्ट, एज एन उपहार के तौर पर अपनी 12वीं राशि शुक्र को दी, लेकिन उन्होंने ली नहीं। अपनी 12वीं राशि जो मीन राशि है, जो जुपिटर के हाथ में आती है, हक में आती है, उन्होंने किसको दी? शुक्र को ली, उन्होंने ली नहीं। लेकिन जब भी शुक्राचार्य 12वीं राशि में आएंगे तो शुभ माने जाएंगे। जब भी शुक्र 12वीं राशि में आएंगे तो शुभ माने जाएंगे। ये पूरी भृगु नाड़ी इन्हीं दंत कथाओं पर आधारित है। या ये दंत कथाएं इन्हीं कॉम्बिनेशन को समझाने सिखाने के लिए बनाई गई हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये वाली बात क्लियर है सबको। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई गड़बड़ तो नहीं है? याद रहेगा तो वो शुभ माना जाएगा। अब कोई भी प्लेनेट है अपनी राशि में तो शुभ होता ही है, अपने मित्र की राशि में भी ठीक होता है। लेकिन वीनस तो जुपिटर के एंटी हो गए, तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन वाली बात मान लीजिए, क्योंकि ये जुपिटर ने उनको अपनी गिफ्ट कर दी। क्लियर है? ये महानता है जुपिटर की। अब आगे बात करते हैं। तो सन कौन सी राशि में है? किसकी राशि में है सन? मरकरी की 3rd राशि में है ना। अब क्या सूर्य और मरकरी आपस में शत्रु हैं? नहीं है। ये तो कभी पॉसिबल मतलब ही नहीं बनता ना। मरकरी तो हमेशा सूर्य के सबसे पास में है, तो इसलिए कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो यानी कि क्या हो गया? सन और मरकरी आपस में। चलो ठीक है। अब ये अलग अलग घर में है। अभी हम लोगों ने इस वैसे भृगु नाड़ी में हम लोगों को डिग्रियां भी देखनी होती हैं, और कौन कौन एंटी चल रहा है, रेट्रोग्रेड है, मूव कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी हमने देखना होता है। लेकिन अभी के लिए हम समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो सन के साथ में कौन आ गया? राशि आ गई एक। सन किसकी राशि में? मरकरी की। तो ये अच्छा है बुरा है? इसका भी 100% डिपेंड पड़ता है। तो अच्छे वाले पॉइंट इकट्ठे कर लो। हाँ जी, बढ़िया है जी। वीनस बढ़िया है जी, सैटर्न बढ़िया है,
जुपिटर बढ़िया, जुपिटर आ गया ऊपर से 100% आ गया, तो हड्डियों में मजबूती आएगी, इस व्यक्ति की हड्डियां मजबूत रहेंगी। लेकिन तकलीफ रहेगी क्योंकि यहाँ पे राहु भी प्रेजेंट है, ये आ गया खतरा दोबारा। 70% नुकसान करेंगे राहु। केतु का कॉम्बिनेशन कहीं पे आया क्या? केतु तो नहीं बने ना मेरा सन के साथ में, बच गए, हड्डियां बच गई केतु से। आ गए हमारे पास में राहु का इम्पैक्ट, हमारे पास इम्पैक्ट है, तो राहु का इम्पैक्ट है। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर है। इस व्यक्ति की कौन सी जगह पे तकलीफ आएगी बताएंगे? सन कहां पर है इसके अकॉर्डिंग? सन कौन सी जगह पे बैठे हैं? 9th हाउस में सन थे हमारे पास में, 9th हाउस में। 9th हाउस कौन सा है? थाई। तो इसकी जांग में तकलीफ आने के चांसेस हैं, इसकी टांगे थकी रहेंगी, थकावट यहां से आ सकती है। मेरी बात क्लियर हो गई? अब एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को कुंडली के हिसाब से मोटा नहीं होना है, लेकिन वो जम के खाई जा रहा है, तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो आपके कर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, आप अगर इस व्यक्ति को, बच्चे को शुरू से ही आदत डाल दो जॉगिंग की, तो इसकी टांगे ठीक रहने के चांसेस हैं, इसको आदत बनेगी तो ठीक कर लीजिएगा। डिसिप्लिन से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। अगर किसी व्यक्ति के पास में डिसिप्लिन की शक्ति आ जाए तो वो किसी भी चीज को ठीक कर सकता है। डिसिप्लिन आ जाए, मेडिटेशन की शक्ति आ जाए, मेडिटेशन भी डिसिप्लिन का ही खेल है, तो आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हो। चलेंगे अब आगे बात करते हैं। योगी खत्म। बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, ये लड़के के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये मशीनरी फील्ड में जाएगा। क्यों, मुझे कैसे पता? कि सन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बन रहा है किसके साथ में? शनि के साथ में, सैटर्न के साथ में। सैटर्न क्या हो गए? मशीनरी का पार्ट हो गए, लोहा हो गया। लेकिन इनका कहीं पे भी मार्स के साथ में कॉन्टेक्ट नहीं आया है ना? तो मार्स के साथ में कॉन्टेक्ट नहीं आया, तो यानी कि ये किसी भी आर्मी फील्ड में नहीं जाएंगे। कोई भी ऐसे, मार्स होता है धारदार चीज, हाला। मार्स क्या होता है? खून। खून किससे निकलेगा बताओ? खून निकालने के लिए आपको प्रहार कर रहा है किससे? मंगल से बनेगा। मंगल ही मृत्यु का कारक होता है ना? तो यानी कि फौजी बनना है, आतंकवादी बनना है, पुलिस में जाना है, वो कहां से आएगा? मंगल से आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने तो कोई मंगल वाला कनेक्शन आया नहीं है, तो ये व्यक्ति मार्स की तरफ नहीं जाएगा, वर्दी वाली जॉब नहीं करेगा, वर्दी वाली हथियार वाली जॉब नहीं करेगा, हथियार वाली जगह पे नहीं जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? सामने दिख गया ना? अब अब मैंने सुलभा जी के सामने वाली बात क्यों कही? क्योंकि सुलभा जी जो है खुद आर्मी से कनेक्टेड है, इनके हस्बैंड आर्मी एरिया में पोस्टेड है। फिर से कहिए। वेटनरी डॉक्टर है। अब ये चेक करो कि उनका भी वर्दी है ना, उनके में कहीं ना कहीं मार्स आ रहा होगा, है ना? उनकी कुंडली खोलो और आपको दिख जाएगा। और बस खून खराबा जिसकी कुंडली में दिखेगा वही डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर कौन बनेगा? जैसे कैंची चलानी है, स्किन काटनी, खून निकालना है लोगों का, तो मार्स या तो पीड़ित हो या मार्स कुछ भी हो, तो मार्स पीड़ित होना चाहिए। अगर मार्स एक्टिव हुआ तो पुलिस में जाएगा, फौज में जाएगा, या फिर आतंकवादी बनेगा, है ना? लेकिन मार्स पीड़ित हो गया तो क्या हो गया? कमजोर हो गया, तो लोगों का बड़े संभाल संभाल के खून निकालेगा। तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बनता है। कौन सा? और वो भी कौन सा डॉक्टर? ऑपरेशन वाला डॉक्टर, सर्जन वगैरह। और उसमें कौन सा वाला बनेगा? उसमें के अंदर भी ये वाली बातें पता चल जाएगी, वो बाकी चीजें देखनी है। लेकिन ये व्यक्ति जिनकी भी आ रही है, वो कहीं से भी डॉक्टर या खून निकालने वाला व्यक्ति नहीं है। मेरी वीडियो चल रही है क्योंकि यहाँ पे मेरे को हैंग दिख रही है मेरे सिस्टम पर। अटक अटक के आ रही है ना? हाँ, गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं।
तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन क्लियर हुई। अगली क्लास में मैं कॉम्बिनेशन लिखवाऊंगा। बेसिक कुंडली मैंने आपको दिखाई कि, और कॉम्बिनेशन कैसे देखने होते हैं मैंने आपको ये बताया। अगली क्लास में हम देखेंगे किस कॉम्बिनेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम अगली क्लास में देखेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हाशिए क्या क्या है हर किसी के, और हम लोगों ने क्या देखना होगा। फिर प्रेडिक्शन करनी शुरू करेंगे एक एक प्लेनेट वाइज कि हेल्थ देखनी ये देखनी है, आपका प्रोफेशन देखना है ये देखना है, और रिलेशन देखने ये देखने हैं, क्या चीज आप देखना चाहते हो एक एक करके देखना शुरू करेंगे। शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, शादी में कौन सी तकलीफ आएगी, स्किन में कौन सी तकलीफ आएगी, रुपए पैसे में कैसे दिक्कत आएगा, वो सब कुछ इसी कोर्स में हम लोग आपको बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल क्लियर रहा और कुछ कुछ आप सीखे होंगे। अशोक जी, अशोक जी एक बार जरा से अपनी कुंडली भी किसी एक व्यक्ति की कुंडली फटाफट से दिखा दो। बाय द वे, बाय द वे, ये जो भी हमने कुंडली देखी इस पे आप पूरा यकीन ना करें, क्योंकि इनमें हमने अभी डिग्री नहीं देखी और रेट्रोग्रेड नहीं देखा हमने। थोड़ी ला लेने यार, तुसी दसो। अभी मैं सिर्फ इस समय सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ। अभी हमारा पर्पस है कैसे हमने किसी भी कुंडली को विश्लेषण करना है। डिग्रियां नहीं देखी हैं अभी हमने, और हमने नहीं देखा कि वो रेट्रोग्रेड है, डायरेक्शन किस तरफ मूव कर रहा है ना। ग्रीन लाइन बहुत दूर की बात है। अभी 4 साल का बेटा है, अभी 4 साल का प्यारा सा, अभी उसे स्कूल जाना बचा, उसने अभी कॉपियां नहीं खोली होंगी उसने अपनी। हाँ, अभी 4 साल का बच्चा है, वक्त बताएगा। अच्छा, आप में देखिए इसका जुपिटर 10 है, जुपिटर 10 किसका है? नंद जी किसी का है क्या? नहीं, किसी का अपने घर में। अब आप लोगों ने सबकी कुंडलियों की लिस्ट बना ली होंगी, सबकी कुंडलियां बना के रखी होंगी। ये तो बना के रखो जी, पूरी फाइल बना के रखो, कम से कम 50 लोग होने चाहिए उस फाइल में। लाल किताब के हिसाब से 43। मैं आपको आज एक बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा कोई और ये वाली बात कहने वाला है कि नहीं कहने वाला, लेकिन एक बात सुन लो। कोई कहता है, सारी दुनिया कहती है कि कुछ भी हो जाए हम अपनी कुंडली की पानी की टंकी तो चेंज नहीं कर सकते ना, जितना पैसा लिखा है हमारी किस्मत में उतना लिखा है। ये कहते हैं ना सारे सारे, सबके सभी कहते फिरेंगे। पता है क्यों वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने आज तक किसी की लाइफ बदली नहीं है, उन्होंने लोगों की थोड़ी बहुत तकलीफें दूर कर दी हैं। अगर आप लोग मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जो कि इतना गरीब है कि वो झुग्गी झोपड़ी जैसी जगह पर रह रहा है, उसका भी किराया नहीं निकाल पा रहा, कोई ऐसा व्यक्ति को आप जानते हो? कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हो? ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि आप उसे शारीरिक तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर, हेल्थ तौर पर, हर तरीके से जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से बना दोगे, मेरी कहा मान लोगे तो परफेक्ट बंदा बना दोगे आप, परफेक्ट उपाय कर दोगे। अगर अगर आप मेरी ये 3-4 बातें मान लें। 43 रिलेटिव कितने कहे मैंने? उस व्यक्ति के 43 रिलेटिव ठीक कर दो। उस व्यक्ति के 43 रिलेटिव की कुंडली अगर मैनेज कर दी जाए, वो साथ में 42 और, तो आप कोई भी उपाय कर सकते हो। पानी की टंकी कहते हैं ना कि रुपए की टंकी तो उतनी है, उसकी कुंडली में अगर उसकी, भाई एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पे अंबानी का बेटा भी पैदा हुआ, उसी जगह पे चैरिटी भी होती होगी, और गली पड़ोस का बच्चा भी उसी समय पैदा हुआ होगा, हो सकता है ना। तो उस व्यक्ति का भी लेकिन वो व्यक्ति तो अंबानी की तरह नहीं बना ना, क्योंकि हर बड़े हॉस्पिटल में चैरिटी करनी पड़ती है 10%। तो उस व्यक्ति के पास तो ऐसा नहीं है। सबके सब कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मोमेंट पे दोनों बच्चे एक साथ पैदा हुए, दोनों की नाड़ एक साथ काटी गई, दोनों एक साथ चिल्लाए रोए, सब कुछ एक साथ हुआ, उसके बावजूद भी दोनों की चीजें अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि अंबानी के 43 छोड़ो 430 लोग
एक ही तरीके से चल रहे हैं और उस व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति नहीं चल रहा, तो उस व्यक्ति की पानी की टंकी, रुपए की टंकी छोटी है। उस टंकी को बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिश्तेदारों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जिनके कुंडलियों को एक तरीके के साथ मैनेज किया जाए। जिस व्यक्ति के 43 रिलेशन को आप ठीक कर दोगे, आपको मैं बता दूं, आप उसकी कुंडली को कैसा भी रूप दे सकते हो, रावण बनाया जा सकता है, रावण की तरह उसकी कुंडली को मैनेज किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसे अमर बना देंगे, लेकिन अभी मैंने इतना ट्राई नहीं किया, बट आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट कि ये काम हो जाएगा। अब ये काम कैसे होगा, चमत्कार कैसे होगा? सिर्फ 12 लोगों से। अब ये चमत्कार 43 लोगों कैसे करोगे? सारी बात छोड़ो, हमारे हमारे माँ बाप, हमारा सगा भाई बहन हमारी बात नहीं मानते, कैसे कर लोगे? दिक्कत वहां है। सिर्फ 12 लोग आपको चाहिए जिंदगी में इन 43 लोगों को ठीक करने के लिए। इन 12 लोगों में कौन होंगे वो आपने सिलेक्ट करना है। एक वो और 11 आदमी और सिलेक्ट कर लो जी, जिनकी कुंडली आप ठीक कर लो। द मोमेंट इन 11 लोगों की कुंडली ठीक होनी शुरू होगी, इनकी जिंदगी ठीक होगी, एक एक करके बाकी लोग जुड़ जाएंगे। अब आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए, आप कम से कम 43 नहीं तो 12 लोग अपनी कुंडली अपनी जिंदगी में ढूंढ लो। अगर आप लोग चाहते हो कि आप बिरला टाटा बन जाओ, तो पहले ये 12 लोगों की लिस्ट बना लो जो आपके कहे अनुसार चलेंगे। आप कहोगे ये दिन है तो कहे दिन है, आप कहोगे भरी गर्मी में बारिश हो रही, करे हाँ बारिश हो रही, भाई तूने बिल्कुल सही कहा, ऐसा व्यक्ति को मनाओ। सीधी बात है, जिसको फायदा होगा वो आपकी सारी बात मानेगा, जिसको आप पे विश्वास होगा वो आपकी सारी बात मानेगा। विश्वास कराओ 12 लोगों को, 13वां 14वां 15वां 16वां एक एक करके सारी दुनिया जुट जाएगी। सिर्फ 12 लोग कर सकते हो? जसप्रीत जी ट्राई कर सकते आपसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? दुनिया में ट्राई करना कुछ होता नहीं है। आपके आपके साथ में पेन पड़ा, पेन उठाने की ट्राई करके दिखाओ, ट्राई तो कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में। आप एक्शन लो, एक्शन के रिजल्ट सही आएंगे गलत आएंगे बात अलग है। आप पहले कॉन्फिडेंट होकर काम करना शुरू करो। आप कमिटमेंट करो ना अपनी बहन से जो आपसे लड़ती है, भाई अब से तेरे तेरे बारे में जो कुछ भी बुरा होगा मैं जिम्मेदार हूँ। बचपन की बातें पुरानी लड़ाइयाँ बंद कर और अब आजा रास्ते पर। अब हम मिलकर अपनी जिंदगी सुधारेंगे। बहुत कलेश देख लिए, बहुत झगड़े देख लिए, अब नहीं और देखने, और दुख नहीं देखने। हिम्मत रखो ना कहने की, स्टैंड लो अपने लोगों के लिए। ठीक है, मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, रियलिटी ये है कि 12-13 लोग ठीक कर लो। 43 लोग, लाल किताब में सिर्फ एक ही नंबर है और वो है 43। 43 दिन उपाय करने होते हैं किसी भी चीज के। 43 लोगों की कुंडली रावण ने ही अपने सारे रिश्तेदार साथ में चलाए थे, और रावण कहा था क्या था सब जानते हैं। ठीक है, रावण का सिर्फ एक एग्जांपल लिया जाता है, इतने पाप, इससे ज्यादा पाप तो राम जी ने कर दिए होंगे जितने रावण ने किए होंगे। अब जो भी है हम उस बारे में नहीं जाएंगे आज, लेकिन राम जी महान है ना? तो और वो क्या थे क्या नहीं थे वो उनकी बात है, हम अपना देखेंगे। हाँ जी जसप्रीत जी बताओ। मैं ये क्वेरी है मेरी, जैसे अगर कोई बच्चा अब्रॉड में पैदा होता है, तो जैसे ना मैंने किसी का देखा था, एक वो उसके बनी हुई थी कोई मतलब जिन्होंने से किसी ने बनवाई थी, मेरे जानकर नोन में किसी अपने भतीजे किसी ने बनवाई थी, वो अब्रॉड में पैदा हुआ था। तो जिस हिसाब से वो बनी थी, मैंने अपने मोबाइल पे वो टाइम डाल के खोला तो एकदम डिफरेंट आ रही थी। तो कोई मेरी क्वेरी है कि जैसे बाहर अब्रॉड पैदा हुआ तो उसका हम टाइमिंग कैसे फीड करते हैं? नहीं करना चेंज, चेंज नहीं करना, आपको उसकी लोकेशन ठीक डालनी है बस। हम्म, मतलब उसको हम कैसे टाइम को फीड करते हैं वो परफेक्ट है। मतलब अगर जैसे मैं टाइम फीड करी थी लोकेशन सही डाल के जो जहाँ पे वो पैदा हुआ था, तो मेरे हिसाब से कुछ और था, लेकिन जो उसकी बनी हुई थी कुंडली उसमें तो कुछ और डिफरेंट आ रहा था। आपने जिस कंट्री में, नहीं गलत कर, बिल्कुल गलत लैंग्वेज है, कंट्री नहीं, जिस टाइम जोन में वो पैदा हुआ उस टाइम जोन के हिसाब से आपको टाइम ठीक पुट करना है। आई रिपीट, मैं अपनी बात पूरी क्लियर कर दूं, मैं अपनी बात पूरी तरह से क्लियर कर दूं आपको।
हम लोग कुंडली बनाते कैसे हैं, मैं तो ये सब चीजों को जानता हूँ ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी आप टाइम लेते हो, जो भी आपने क्या लिया है, टाइम लिया है। अब कोई भी कंट्री है, अब जैसे कि मान लो बांग्लादेश है, ग्लोब में बांग्लादेश इतना सा छोटा सा स्पॉट है, ठीक है जी, इतनी छोटी सी जगह है। इंडिया यहाँ से लेकर इंडिया यहाँ से लेकर ये आगे बेल्ट है ना, बहुत ही खराब बना है, मेरे को तो आपको ये कहना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है। और ये आ गया हमारा पाकिस्तान, श्रीलंका यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे देखोगे और ऐसे ही हमारे पास में साउथ अफ्रीका आ गया। साउथ अफ्रीका गलत बनाया मैंने, और छोड़ा है तो। अब क्या चीज आ गई यहाँ पर, ये टाइम जोन, इंडिया की एक ही टाइम जोन है, बांग्लादेश की अपनी टाइम जोन है, यहाँ पाकिस्तान की अपनी टाइम जोन है, अफ्रीका में 4-5 चलेंगी। यहाँ पे जब सूर्य आएगा और यहाँ पे जब सूर्य आएगा तो 2-4 घंटों का फर्क होएगा उसमें, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया की टाइम जोन कितनी है आपको वो देखनी है। वो तो समझ गई, जैसे मान लो 5:30 बजे की बात पूरा मॉर्निंग, 5:30 बजे उसकी जगह पे, तो आप उसकी लोकेशन डालोगे और वही वाला टाइम डालोगे, इंडिया के हिसाब से नहीं डालोगे। जी, जी। आपने क्या किया था, मैंने तो ऐसे ही किया था, जैसे यूके था, मैंने फिर वाला जो टाइम था वही डाला था, एक्स्ट्रा पेज पे डाला, साथ लोकेशन भी वही डाली और टाइम भी बस तो बस उसका बस बस परफेक्ट बस गड़बड़ हो कंप्लीट गई, गड़बड़ हो गई। एस्ट्रो सेज पे डालने की बजाय आप प्राशर 9 पे डालो। विंडो है आपके पास में या फिर मैकबुक है? नहीं तो विंडो है ना, प्राशर 9 अवेलेबल है मार्केट में, आप वो डालो, प्राशर 9। नहीं तो 1000 रुपए का सॉफ्टवेयर है, पायरेटेड मिल जाता है, जैसे ही आपके पास में मौका लगे तो उसे आप परचेज कर लो। कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना चाहिए अगर आप इसे कमर्शियल काम कर रहे हो तो, है ना। आप कहाँ रहते हो, गुड़गांव रहते हो ना, आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। आपको तो गुड़गांव में क्या चीज अवेलेबल नहीं है, या फिर आप चले जाओ नेहरू प्लेस चले जाओ, डाल के दे देंगे। प्रेशर लाइट 7 मिल जाएगा आराम से, 9 भी मिल जाएगा, 9 मैं डलवा दूंगा। बेस्ट वाला कौन सा? 9 लेटेस्ट है, 7 पुराना। ओरिजिनल 21,000 रुपए का है। पहले पहले काम कर लो, पहले अभी इसे पायरेटेड से काम चला लो, जब कल को कमाना शुरू करोगे एस्ट्रोलॉजी से तो उसके बाद में परचेज कर लेना, बट लेकिन अपने आप की कमिटमेंट देना कि आप परचेज कर लोगे, है ना। क्योंकि किसी ने मेहनत किया है, किसी की मेहनत चुरानी नहीं है। थोड़ा सा कमा लेंगे, थोड़े दिन के लिए उधार ले सकते हैं, लेकिन चुराएंगे नहीं, तो अलग बात है। आ गया, और पूछेंगे तो आज डालेंगे तो उस पे डालेंगे करेक्ट आ जाएगा ना। देखो, अभी तक तो सबसे बढ़िया प्राशर लाइट ही मार्केट में सबसे ज्यादा रेपुटेशन रखता है, नहीं तो एक आधा और है, एक है और वो भी आईआईटी के बंदे ने बनाया था। मेरे पास में उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, स्ट्राइक नहीं कर रहा, मैं आपके साथ में ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, दैट इज द बेस्ट वन। वो फ्री का है, वो तो फ्री है, उन्होंने फ्री में ही डाल रखा है ना। मेरे को भी नाम याद नहीं कर रहा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। फोन पे भी चल जाती वो तो ऑनलाइन चलता है शायद, मैंने डाउनलोड कभी नहीं किया, मैं डाउनलोड कभी नहीं किया। मैं एक रेलेवेंट पर्सन से पूछ लूंगा, वो बता दे, मतलब मैं अपने मेंटोर से पूछूंगा, उन्होंने ही मुझे बताया था। मतलब वो मेंटोर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मेरे जिनको मैं ऑलमोस्ट सब कुछ ही मानता हूँ। चलिए, तो आज की क्लास के लिए मुझे लगता है कि कुछ कुछ सीखे होंगे आप लोग, प्रैक्टिस कर लेंगे। अगली क्लास में हम कौन कौन किससे कनेक्शन में रहेगा वो हम देखेंगे, और हम संडे के संडे क्लासेस लगाएंगे 11 बजे से, ठीक है। चलिए।
मिलते हैं। जय श्री श्याम। Thank you.